अंग्रेज मराठा संबंध। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध 1775 से 82 और निर्णीत युद्ध का अंत सालबई की संधि 1782 से हुआ। सालबई की संधि 1782 की शर्तें: पहला, माधव नारायण राव एवं सवाई माधवराव द्वितीय को वैध पेशवा स्वीकार कर लिया गया। दूसरा, पेशवा ने रघुनाथ राव को पेंशन देना स्वीकार। तीसरा, अंग्रेजों ने पुनः दरबार में हस्तक्षेप नहीं करने का वायदा किया। चौथा, अंग्रेजों ने महादजी सिंधिया को स्वतंत्र राजा माना। बेसिन की संधि: बाजीराव द्वितीय ने जसवंत राव होलकर के भाई बिट्ठू जी की निर्मम हत्या कर दी। जसवंत राव होलकर ने क्रोधित होकर पेशवा की राजधानी पूना पर आक्रमण 1802 कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह परास्त किया तथा पूना पर कब्जा कर लिया। पराजित बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चला गया। वेलेस्ली के अवसर पर लाभ उठाते हुए 1802 में बाजीराव से बेसिन की संधि कर ली। यह संधि सहायक संधि प्रणाली के तहत हुई। संधि से सर्वोच्च मराठा सरदार ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध 1803 से 6 मराठे पराजित। तृतीय युद्ध 1817 से 18 मराठा पराजित। बाजीराव द्वितीय का समर्पण: उसको पेंशन देकर बिठूर कानपुर भेज दिया गया। पेशवा पद समाप्त कर दिया गया तथा एक पूर्ण आश्रित सतारा राज्य की स्थापना कर उसे शिवाजी के वंशज को दिया गया। मराठा शक्ति के पतन के कारण मराठों ने 13वीं सदी में भारत के विशाल भूभाग पर अधिकार कर विशाल साम्राज्य की स्थापना की। पर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ जिसमें वे परास्त हुए। इनकी पराजय के मुख्य कारण थे: पहला, अयोग्य उत्तराधिकारी। मराठों में माधवराव, महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस आदि अयोग्य नेता हुए, पर उनके बाद मराठा शक्ति अयोग्य लोगों के हाथों में चली गई। रघुनाथ राव, बाजीराव द्वितीय ने मराठों के पतन में ही योग दिया। दूसरा, आपसी फूट। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा शक्ति के 5 स्वतंत्र केंद्रों की स्थापना हुई। ये थे पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर व भोसला। इन रियासतों ने अंग्रेजों के विरुद्ध एकता प्रदर्शित करने के बदले आपस में ही भयंकर युद्ध किए। मराठों में शक्ति व कार्य का बंटवारा भी उचित नहीं था। जागीरदारी या सरजमी प्रथा: मराठों ने जागीरदारी प्रथा अपनाई जिसके कारण छोटे छोटे शक्ति केंद्रों की स्थापना हुई। जागीरदारों ने कृषकों से अधिक कर वसूल किया तथा केंद्रीय सत्ता के कमज़ोर होते ही विद्रोह करने लगे। पेशवा सेना के लिए सरदारों पर निर्भर रहने लगा, जबकि समय अपने पर इन्होंने विश्वासघात किया। चौथा, कमजोर सैन्य संगठन। मराठा सेना परंपरा युद्ध शैली में श्रेणी में थी। जब मराठों ने अंग्रेजों जैसी आधुनिक शक्ति से युद्ध हुआ तो सैन्य कमजोर स्पष्ट हो गई। लायक के अनुसार मराठों का गुलरिया युद्ध पद्धति त्यागना एक महान भूल थी। पांचवा, दोषपूर्ण आर्थिक नीति। मराठों की राजस्व नीति अत्यंत दोषपूर्ण थी। उन्होंने कृषकों से केवल चौथा एवं सरदेशमुखी वसूल करने की रुचि दिखाई। कृषि के विकास हेतु कार्य नहीं किया, जिसमें कृषि में जड़ता की स्थिति आई और मराठे आर्थिक रूप से कमजोर होने लगे। उस समय यूरोप से कृषि क्रांति और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपरिमित आर्थिक विकास हुआ। स्पष्ट है कि मराठे समय के पीछे चल रहे थे। छठवां, सामाजिकरण। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय समाज जड़ता की स्थिति में था। जन सामान्य में उत्साह का सर्वत्र अभाव था। छठवां, सामाजिक कारण। 18वीं शताब्दी के अंत में भारतीय समाज जड़ता की स्थिति में
7वां में था। 7वां अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता। एक ओर जहां मराठे पतन की ओर अग्रसर थे, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों को तर्कवाद, आधुनिक वैज्ञानिक एवं दृष्टिकोण व साहस ने एक प्रगतिशील शक्ति बनाया। अन्य उनका सैन्य संगठन श्रेष्ठ व गुप्तचर व्यवस्था उत्तम थी। उनकी नौसेना विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी। अंग्रेजों ने कूटनीति से मराठों की आपसी फूट का लाभ उठाया। प्रमुख आंग्ल मराठा संधियां: सूरत की संधि 1775, रघुनाथ राव बम्बई काउंसिल, पोरबंदर की संधि 1776, पेशवा कलकत्ता काउंसिल, सालबाई की संधि 1782, पेशवा अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बेसिन की संधि 1802, पेशवा अंग्रेज बाजीराव द्वितीय, विलेजली, देवगांव की संधि 1803, भोसले अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सूरजी अर्जुन गांव संधि 1803, सिंधिया अंग्रेजों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, राजपुर घाट की संधि 1806, होलकर अंग्रेज द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल सिख संघर्ष। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, अंग्रेजों ने सिखों को परास्त किया। लाहौर की संधि 1846, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, गुजरात के युद्ध या तोपों का युद्ध में सिख निर्णायक रूप से पराजित हुए। युद्धोपरांत 1849 में पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। सिंध का विलय 1842 में चार्ल्स नेपियर सिंध रेजिमेंट बना। 1846 में उसने षड्यंत्र पूर्वक संधि को युद्ध में धकेला, उसे परास्त किया तथा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस समय एलन बड़ा गवर्नर जनरल था। आंग्ल नेपाल युद्ध। डॉक्टर लोनी ने 1815 में गोरखा सरदार अमर बहादुर थापा को समर्पण के लिए विवश कर दिया। गोरखों ने सोंगली के अधिकार 1815 पर हस्ताक्षर किए, जिसमें नेपाल सरदार ने स्वीकार कर दिया। आंग्ल बर्मा संबंध। आंग्ल बर्मा संबंध। प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26, बर्मा को यादेबू की संधि 1826 के लिए बाध्य होना पड़ा। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, अंग्रेजों ने बर्मा के तटीय प्रांत पेगू या लोअर बर्मा को हड़प लिया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1885 में संपूर्ण बर्मा का भारतीय साम्राज्य में विलय कर लिया गया। आंग्ल अफगान संबंध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, अंग्रेजों का अफगान अभियान बुरी तरह विफल रहा। कुशल आक्रामकता की नीति जॉन लॉरेंस ने तटस्थता की नीति अपनाई। परित्याग लिटन द्वारा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, अंग्रेज सफल रहे। गंडम की संधि, डुरंड लाइन, मार्टिमर डुरंड आयोग द्वारा तत्कालीन भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारण 1893 से 96। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 से 21, तिब्बत विजय। कर्जन ने 1904 में यंग हैम्पटन मिशन तिब्बत भेजा। मैकमोहन रेखा 1913 से 14 में तिब्बत और उत्तर पूर्व भारत के बीच सीमा की निर्धारण की गई। आंग्ल अवध संबंध। अवध के नवाब और अंग्रेजों से संघर्ष की शुरुआत बक्सर के युद्ध से हुई। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और मुगल सम्राट के साथ ही असदुद्दौला की भी पराजय हुई। कोलाई और असदुद्दौला। अगस्त 1765 में नवाब असदुद्दौला के साथ कोलाई ने इलाहाबाद की संधि की। इस संधि के द्वारा नवाब ने इलाहाबाद और कारा के जिले कंपनी को सौंप दिए। युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उन्हें 50 लाख रुपए भी दिए। अवध में व्यापार करने का अधिकार
भी कंपनी को मिला। वारेन हेस्टिंग की अवध के प्रतिनिधि 1773 में वारेन हेस्टिंग के अवध के साथ नए सिरे से बनारस की संधि की। हेस्टिंग ने 50 लाख रुपए बदले इन जिलों को पुनः अवध के नवाब को लौटा दिया। इस संधि के लिए हेस्टिंग मराठों के विरुद्ध कंपनी की सीमा की सुरक्षा करना चाहता था। 1775 में कंपनी के नए नवाब आसफ उद्दौला के साथ फौजाबाद की संधि की। भूतपूर्व नवाब की विधवा बेगम को भी राजकोष से बहुत अधिक धन देना पड़ा। इस संधि ने अवध के नवाब की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दुर्लभ कर दी। अवध की बेगम पर हेस्टिंग का अत्याचार। अंग्रेजी सेना की सहायता से नवाब असफ उद्दौला ने मृतक नवाब शुजाउद्दौला की बेगम ने जबरदस्ती धन वसूला और अपना ऋण चुकाया। हेस्टिंग का यह कार्य सर्वथा अनुचित था और इसकी तीव्र भर्त्सना की गई। हेस्टिंग की नीतियों के फलस्वरूप अवध पर कंपनी का अब सीधा नियंत्रण कायम हो गया। अवध के प्रति कर्नल वालिस की नीति। इस समय तक अवध पर कंपनियों का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका था तथा कंपनी के लिए अवध का सामरिक महत्व था। उसने राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का आश्वासन दिया। सर जॉन सेर ने समय के अवध और कंपनियों के संबंध उत्साहपूर्ण हो गए। वजीर अली को पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया। नई संधि के अवध पर कंपनी का नियंत्रण और अधिक बढ़ गया और उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई। वेलेज़ली और अवध की आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उसने अवध पर सहायक संधि जबरदस्ती थोप दी, जिससे रुहेलखंड और दोआब पर भी कंपनी का अधिकार हो गया तथा एक अंग्रेज रेसिडेंट की नियुक्ति की गई। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलयीकरण। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजों राज्य में मिला लिया। इस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। डलहौजी ने अवध पर कुशासन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। फरवरी 1856 में अवध का विलय अंग्रेज राज्य में कर दिया गया। अवध के विलयीकरण का औचित्य प्रारंभ से ही कंपनी की नीति अवध के प्रति विद्वेषपूर्ण रही। अंग्रेज अवध को सोने की चिड़िया समझते रहे और नवाब पर अनुचित दबाव डालकर अपनी उल्लू सीधा करते रहे। कुशासन भी अंग्रेजों की देन है। फलस्वरूप अवध की जनता ने 1857 के विद्रोह में जमकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। कर्नल स्लीमेन ने तो अवध के विलय को एक भयंकर राजनीतिक भूल कहा था। संक्षिप्त टिप्पणी। द्वैशासन। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हासिल कर ली। बाद में बंगाल के नवाब से कंपनी को निजामत का अधिकार मिला। दीवानी अधिकारों के तहत अंग्रेज वसूले गए राजस्व का एक हिस्सा मुगल सम्राट एवं बंगाल के नवाब को देते थे तथा शेष स्वयं रहते थे। राजस्व वसूली के लिए अंग्रेज नवाब दीवान नियुक्त करते थे, जो नायब सूबेदार निजामत का भी काम करता था। इस प्रकार दीवानी एवं निजामत दोनों व्यवस्था अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। यही व्यवस्था द्वैशासन 1765 से 1772 के नाम से जानी जाती है। इस व्यवस्था से अंग्रेजों को काफ़ी लाभ हुआ। उन्हें उत्तरदायित्व के बिना ही सत्ता प्राप्त हो गई। प्रांत के वित्त और फौज पर उनका सीधा प्रशासन अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। नवाब और उनके अफसरों पर प्रशासन की जिम्मेदारियां थीं, मगर उनको पूरा करने के लिए उनके पास जरूरी शक्ति नहीं थी। इसकी स्थापना क्वालाई के समय हुआ। वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त कर दिया।